नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, आज के इस विशेष सेशन में आपका स्वागत है। जीएस प्रैक्टिस सेट को जो आपने प्यार दिया है, उसके साथ अब हमने डिसाइड किया है कि आपकी यह सीरीज निरंतर चलेगी और यूपी पीसीएस एग्जाम को टारगेट लेकर चलेंगे। तो दिसंबर में जो आपका एग्जाम होना है, वहां तक हम आपकी ये पूरी प्रैक्टिस सेट की सीरीज लेकर चलने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज का ये जीएस प्रैक्टिस सेट 2 भी बेहतरीन पीवाईक्यूज लेकर आया है, जो आपकी परीक्षा में आने की पूरी संभावना रखते हैं। रही बात आज के इस सेशन की पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और वहां से हमारी सभी पीडीएफ्स को प्राप्त कर सकते हैं। कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी कि सिर्फ जीएस का जो मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट ला रहे हैं, इसका अलग से पीडीएफ का कुछ बना दिया जाए। तो उसके बारे में भी विचार किया गया है और कुछ लेकर आया जा रहा है। तो अगर आप केवल जीएस प्रैक्टिस सेट ही चाहते हैं और इतिहास, भूगोल का, पॉलिटी का नोट्स और ये चाहते हैं, तो वहां पर भी हम आपको ये प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो आप सिर्फ उसके लिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहां पर मैसेज करिए और आपको पूरी जानकारी उपलब्ध करवा दी जाएगी। चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए आज का ये बेहतरीन सेशन। तो शुरू करते हैं जीएस प्रैक्टिस सेट 2। और भारतीय इतिहास का पहला प्रश्न है आपका कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह, पोर्ट सिटी, निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो बहुत ही आसान उत्तर है आप सभी के लिए, लोथल। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोकवा नदी के तट पर स्थित था। यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह नगर था, जहां से मेसोपोटामिया के साथ व्यापार होता था। यहां से चावल के दाने यानी कि भूसी और युगल समाधान के साक्ष्य भी मिले हैं। यूपीपीएससी 2012 और बीपीएससी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है और यह किस देवता को समर्पित है? ऋग्वेद सवित्र या सूर्य, सामवेद सोम, यजुर्वेद अग्नि, अथर्ववेद इंद्र। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, ऋग्वेद सवित्र या सूर्य। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है। इसकी रचना ऋषि विश्वामित्र ने की है। यह मंत्र सूर्य देवता सावित्रिया को समर्पित है। अगला प्रश्न है आपका कि बौद्ध धर्म का हीनयान और महायान संप्रदायों में विभाजन किस बौद्ध संगीति के दौरान हुआ था? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, चतुर्थ बौद्ध संगीति। यूपीपीएससी प्री 2019 का प्रश्न है। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर के कुंडल वन में कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र और अश्वघोष ने की थी। इसी संगीति में बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से दो संप्रदायों, हीनयान रूढ़वादी और महायान परिवर्तनवादी में विभाजित हो गया। अगला प्रश्न है आपका कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर और संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन बी, ऋषभदेव यानी कि आदिनाथ। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ थे, जिन्हें जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया था? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, 7। आरओ 2021 का प्रश्न है। मेगास्थनीज सेलुकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उसने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा था: दार्शनिक, कृषक, अहीर यानी कि पशुपालक, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। उसने यह भी लिखा था कि भारत में दास प्रथा नहीं है। अगला प्रश्न है आपका कि गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, छपड़क। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वान यानी कि नवरत्न रहते थे। इनमें छपड़क फलित ज्योतिष के विद्वान थे। धन्वंतरी आयुर्वेद के चिकित्सक थे। वरुचि व्याकरण के विद्वान थे और शंकु वास्तुकला से जुड़े थे। यूपीपीएससी प्री 2018 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, हर्षवर्धन। ह्वेनसांग पुष्यभूति वंश के शासक हर्षवर्धन के शासनकाल में 606 से 647 तक जो रहा, भारत में आया था। उसकी यात्रा का मुख्य उद्देश्य बौद्ध तीर्थ स्थानों के दर्शन करना और नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करना था। उसकी यात्रा वृत्तांत जो है वो है CU की नाम से जाना जाता है। परीक्षाओं में अक्सर पूछ लिया जाता है कि ह्वेनसांग की रचना क्या नाम है? CU की है। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण नीति और
मूल नियंत्रण प्रणाली सख्ती से लागू की थी? तो सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी विशाल स्थायी सेना के रखरखाव के लिए बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की थी। उसने प्रत्येक वस्तु का मूल्य निर्धारित कर दिया था और बाजार की निगरानी के लिए दीवान ए रियासत और सहना ए मंडी नामक अधिकारियों की नियुक्ति की थी। अगला प्रश्न है आपका, किस दिल्ली सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी स्थानांतरित की थी? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1327 ईस्वी में अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी महाराष्ट्र स्थानांतरित की और उसका नाम दौलताबाद रखा। इसका उद्देश्य मंगोल आक्रमणों से सुरक्षित रहना और दक्षिण भारत पर बेहतर नियंत्रण करना था, लेकिन यह योजना असफल रही और राजधानी पुनः दिल्ली लानी पड़ी। अगला प्रश्न है आपका कि मुगल सम्राट अकबर द्वारा 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ दार्शनिक और धार्मिक चर्चा करना। अकबर ने 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना की स्थापना की थी। प्रारंभ में यह केवल सुन्नी मुसलमानों के लिए था, लेकिन 1578 ईस्वी में इसे सभी धर्मों, हिंदू, जैन, पारसी, ईसाई आदि के विद्वानों के लिए खोल दिया गया ताकि धार्मिक चर्चा हो सके। अगला प्रश्न है आपका, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ इमारतें या दी गई हैं, दूसरी तरफ शासन करने वाले राजाओं का नाम दिया गया है। तो किसके शासनकाल में क्या बना, यह आपसे पूछा गया है और आप सभी जानते होंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए, अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार परिसर में बनवाया था। बुलंद दरवाजा अकबर ने अपनी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। मोती मस्जिद आगरा में शाहजहां ने बनवाई थी और मोती मस्जिद दिल्ली लाल किले के अंदर औरंगजेब ने बनवाई थी। अगला प्रश्न है आपका कि पुरंदर की संधि 1665 छत्रपति शिवाजी और किस मुगल सेनापति के मध्य हुई थी? तो यह हुई थी मिर्जा राजा जयसिंह के। पुरंदर की संधि 11 जून 1665 छत्रपति शिवाजी और मुगल सम्राट औरंगजेब के सेनापति मिर्जा राजा जयसिंह के बीच में हुई थी। इस संधि के तहत शिवाजी को अपने 35 में से 23 किले मुगलों को सौंपने पड़े थे। शिवाजी ने मुगल आधिपत्य स्वीकार कर लिया और अपने पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में भेजा। अगला प्रश्न है आपका कि बांडीवास का युद्ध 1760 किनके मध्य लड़ा गया था, जिसने भारत में एक शक्ति के भाग्य का फैसला कर दिया? सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, अंग्रेज और फ्रांसीसी। बांडीवास का युद्ध 22 जनवरी 1760 अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया तृतीय कर्नाटक युद्ध का निर्णायक युद्ध था। इसमें ब्रिटिश सेना का नेतृत्व सर आयरकूट ने और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लैली ने किया था। अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह से पराजित किया, जिससे भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य का अंत हो गया। तो बांडीवास का युद्ध 22 जनवरी 1760 को होता है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में, और इसी युद्ध की वजह से फ्रांसीसियों का साम्राज्य भारत में समाप्त हो गया। अगला प्रश्न है आपका कि 1857 के विद्रोह के तत्कालिक कारण में प्रयुक्त एनफील्ड राइफलों का विरोध क्यों हुआ? तो सही उत्तर है आपका, उनके कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी लगे होने की अफवाह थी। बी ऑप्शन आपका सही है। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण एनफील्ड राइफल का प्रयोग था। इसके कारतूसों के कवर को इस्तेमाल करने से पहले दांतों से काटना पड़ता था। सैनिकों में यह अफवाह फैल गई कि जो बाद में सच भी साबित हुई कि इन कारतूसों में गाय हिंदुओं के लिए पवित्र और सुअर मुसलमानों के लिए हराम की चर्बी का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में किसके द्वारा की गई थी? तो यह की गई थी ज्योतिबा फूले के द्वारा। यूपीपीएससी प्री 2019 का प्रश्न है। सत्यशोधक समाज की स्थापना 24 सितंबर 1873 को पूरे महाराष्ट्र में ज्योतिराव गोविंदराव फूले ने की थी। इसका मुख्य उद्देश्य निचली जातियों, दलितों और स्त्रियों को शिक्षा प्रदान करना और ब्राह्मणवादी वर्चस्व से मुक्त करना था। ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी नामक पुस्तक भी लिखी थी। अगला प्रश्न है आपका कि ब्रिटिश भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत का श्रेय मुख्य रूप से किसे दिया जाता है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। रैयतवाड़ी व्यवस्था मुख्य रूप से कैप्टन अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो द्वारा विकसित की गई थी। इसे मद्रास, बंबई और असम के कुछ हिस्सों, ब्रिटिश भारत के लगभग 51% क्षेत्र में लागू किया गया था। इस व्यवस्था में किसानों, रैयतों की भूमि का मालिक माना गया और वे सीधे सरकार को लगान देते थे।
अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन एनी बेसेंट। एनी बेसेंट 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष चुनी गई थी। बहुत से बच्चों को क्या होता है कि एनी बेसेंट का नाम तो याद रहता है, कई बार ये ईयर भी याद रहता है 1917, लेकिन कौन से अधिवेशन की अध्यक्ष थी ये नहीं याद रहता है। तो कलकत्ता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष चुनी गई थी। यदि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष की बात की जाए तो उत्तर सरोजिनी नायडू होगा, जो 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिन्होंने। अगला प्रश्न है आपका कि महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को अचानक क्यों वापस ले लिया था? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, चौरी चौरा की हिंसक घटना के कारण। 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर एक क्रुद्ध भीड़ ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिससे 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इस हिंसक घटना से आहत होकर महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को बारदोली प्रस्ताव के माध्यम से असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। अगला प्रश्न है आपका कि 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सोहन सिंह भाकना संस्थापक अध्यक्ष थे और लाला हरदयाल द्वारा सैन फ्रांसिस्को यूएसए में की गई थी। इनका मुख्य पत्र गदर था, जो उर्दू, गुरमुखी और अन्य भारतीय भाषाओं में छपता था। इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए सशस्त्र क्रांति करना था। अगला प्रश्न है आपका कि कथन ए है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया। कारण दिया गया है कि इस अधिनियम ने प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता प्रदान की। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए सही है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। यूपी आरओ आरओ का प्रश्न है। कथन ए सही है क्योंकि 1935 के अधिनियम ने प्रांतों में द्वैत शासन, जिसे 1919 के अधिनियम से लागू किया गया था, को समाप्त कर दिया और इसे केंद्र में लागू कर दिया। कारण आर भी सही है, ए की सही व्याख्या करता है क्योंकि प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त करके प्रांतीय स्वायत्तता स्थापित की गई, जिससे प्रांतीय सरकारें अपने दायरे में स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके। तो ये इतिहास का सेक्शन आपका कंप्लीट होता है। अगला जो सेक्शन है वो है भूगोल का। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है भूगोल, और यहां का पहला प्रश्न है आपका कि भारत की तटरेखा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका गुजरात, बी ऑप्शन। भारत की कुल तटीय लंबाई द्वीपों सहित लगभग 7516 पहले थी, ठीक है। जो नई लंबाई है वो 11,098 है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। पहले 7,516.6 थी, अब 11,098 किलोमीटर हो गई है। 9 राज्य भारत के समुद्र तट से लगे हुए हैं। सबसे लंबी तटरेखा गुजरात राज्य की है और ये पुरानी लंबाई है 1214, नई अपडेटेड है। दूसरी सबसे लंबी तटरेखा आंध्र प्रदेश की है, उसके बाद तमिलनाडु का स्थान आता है। अगला प्रश्न है आपका कि पूर्ण रूप से भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, नंदा देवी। केटू की ऊंचाई 8611 मीटर भारत की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन यह पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। कंचनजंगा सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है और इसकी ऊंचाई 8586 मीटर है। नंदा देवी 7816 मीटर ऊंची है, जो उत्तराखंड में स्थित है और यह पूर्ण रूप से भारत के अधिकार क्षेत्र में स्थित सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है और भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, नर्मदा। नर्मदा और ताप्ती भारत की प्रमुख पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। ये दोनों नदियां विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती हैं। ये नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं बल्कि एस्चुरी का निर्माण करती हैं, यानी कि ज्वारनद मुख का। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में लौटते हुए मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून से मुख्य रूप से किस राज्य में शीतकाल में सर्दियों में वर्षा होती है? तो ये होती है आपकी तमिलनाडु में। 2020 का यह प्रश्न है। अक्टूबर नवंबर के महीने में मानसून पीछे लौटने लगता है, इसे मानसून का निवर्तन यानी कि रिट्रेटिंग मानसून कहते हैं। उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें बंगाल की खाड़ी से नमी ग्रहण करती हैं और शीतकाल में तमिलनाडु, कोरोमंडल तट और आंध्र प्रदेश की दक्षिणी हिस्सों में भारी वर्षा कराती हैं। पंजाब और उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी निछालन प्रक्रिया के कारण बनती है
और चाय, कॉफी तथा काजू की खेती के लिए उपयुक्त होती है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी का निर्माण उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भारी वर्षा के कारण होने वाले तीव्र निक्षालन से होता है। इसमें सिलिका और लवण बह जाते हैं और लौह एवं एल्यूमिनियम के ऑक्साइड बच जाते हैं। यह मिट्टी मुख्य रूप से पश्चिमी घाट, मेघालय और उड़ीसा में पाई जाती है और चाय, काफी, रबर तथा काजू की खेती के लिए उपयुक्त है। सूखने पर यह ईंट की तरह कठोर हो जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि सूची 1 में स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम है, दूसरी तरफ संबंधित राज्य है, तो उसको आपको मिलाना है। यहां पर सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए। झूम खेती जो है उत्तर पूर्वी भारत में असम आदि में देखने को मिलती है। पोडू आंध्र प्रदेश में, बेबर या दहिया ये आपका मध्य प्रदेश में, पोनम केरल में। स्थानांतरित कृषि यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन या स्लेश एंड वर्न कृषि के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम है। झूम जो खेती है वो उत्तर पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, मिजोरम में देखने को मिलती है। पोडू आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में, बेबर या दहिया मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड क्षेत्र में और पोनम केरल में देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में सबसे पुराना और सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है जहां उत्तम किस्म का बिटुमिनस कोयला पाया जाता है? सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन बी, रानीगंज, पश्चिम बंगाल। रानीगंज पश्चिम बंगाल में स्थित है और यह भारत का सबसे पुराना कोयला क्षेत्र है। यहां 1774 में खनन शुरू हुआ था। झरिया झारखंड में स्थित है और यह भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र है जहां सर्वोत्तम कोकिंग कोयला मिलता है। निवेली लिग्नाइट भूरा कोयला के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है आपका कि एक तरफ बहुउद्देशीय परियोजनाएं दी गई हैं, बांध दिए गए हैं, दूसरी तरफ संबंधित नदी दी गई है, जिनको आपको सुमेलित करना है और सही उत्तर है आपका इसका ऑप्शन ए, हीराकुंड बांध, महानदी, भाखड़ा नागल बांध, सतलज नदी, सरदार सरोवर बांध, नर्मदा नदी और टिहरी बांध, भागीरथी नदी। यूपीपीएससी 2021 का प्रश्न है। हीराकुंड बांध ओडिशा में महानदी पर स्थित है, विश्व का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है। भाखड़ा नांगल हिमाचल प्रदेश, पंजाब में सतलज नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर गुजरात में नर्मदा नदी पर स्थित है। टिहरी बांध उत्तराखंड में भागीरथी और भिलंगाना नदी के संगम पर स्थित भारत का सबसे ऊंचा बांध है। अगला प्रश्न है आपका कि सेंटिनलीज और सोमपेन नामक अति संवेदनशील आदिम जनजातियां भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? तो अति संवेदनशील जनजातियों की बात हो रही है तो ये पाई जाती हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। आरओ 2014 में पूछा गया प्रश्न था। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 6 प्रमुख जनजातियां पाई जाती हैं। अंडमानी, ओंगे, जारवा, सेंटिनलीज, सोमपेन और निकोबारी। इनमें से निकोबारी को छोड़कर शेष 5 विशेष रूप से कमजोर जनजातियां समूह में आती हैं। सेंटिनलीज उत्तर सेंटिनल द्वीप पर रहते हैं और बाहरी दुनिया से पूरी तरह से कटे हुए हैं। अगला प्रश्न है, एक तरफ पर्वतीय दर्रा दिए गए हैं, दूसरी तरफ संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दिए गए हैं, जिनका आपको मिलान करना है। बनिहाल दर्रा, रोहतांग दर्रा, लिपुलेख दर्रा और बोमडिला दर्रा। तो यहां पर जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा ए। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही है। बनिहाल दर्रा आपका जम्मू और कश्मीर में है, रोहतांग दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में है, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है और बोमडिला दर्रा जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में है। रोहतांग दर्रे में ही अटल सुरंग बनी है। बनिहाल दर्रा जो है जम्मू और कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी में है, जो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। जवाहर सुरंग यहीं पर है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है, जिसका उपयोग मानसरोवर यात्रा के लिए होता है। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में है। एमपीपीएससी प्री 2020 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है आपका कि क्षुद्र ग्रह पट्टी सौर मंडल में किन 2 ग्रहों की कक्षाओं के बीच स्थित है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, मंगल और बृहस्पति। क्षुद्र ग्रह चट्टानी मलबे और खगोलीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सौर मंडल में अधिकांश क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच एक बेल्ट में पाए जाते हैं, जिसे क्षुद्र ग्रह पट्टी कहते हैं। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरेस है, जिसे अब बौना ग्रह माना जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि प्रशांत महासागर के चारों ओर स्थित रिंग ऑफ फायर क्षेत्र किसके लिए जाना जाता है? तो यह आपका जाना जाता है दुनिया के अधिकांश भूकंपों और सक्रिय ज्वालामुखियों के लिए। प्रशांत महासागर का तटीय क्षेत्र प्लेट विवर्तनिकी अभिसरण का क्षेत्र है। यहां दुनिया का लगभग 75% सक्रिय ज्वालामुखी और 90% भूकंप आते हैं। इसी कारण इस घोड़े की नाल के आकार वाले क्षेत्र को प्रशांत महासागर का अग्निवलय या रिंग ऑफ फायर कहा जाता है।
एक तरफ स्थानीय पवन दी गई है, दूसरी तरफ पवन की प्रकृति दी गई है, तो इनका आपको मिलान करना है और सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए। लू गर्म और शुष्क पवन है जो उत्तरी भारत में देखने को मिलती है। दूसरी है मिस्ट्रल, ये ठंडी पवन है, फ्रांस से भूमध्य सागर की तरफ ये देखने को मिलती है। बोरा, ये ठंडी पवन है और एड्रियाटिक तट इटली पर देखने को मिलती है। ब्लिजर्ड, ये आपका ठंडी और बर्फीली पवन है जो कनाडा और साइबेरिया में देखने को मिलती है। मिस्ट्रल फ्रांस से रोन नदी घाटी से होकर भूमध्य सागर की ओर बहने वाली अत्यंत ठंडी पवन है। बोरा एड्रियाटिक सागर तट इटली यूगोस्लाविया इटली और यूगोस्लाविया पर बहने वाली ठंडी पवन है। ब्लिजर्ड ध्रुवीय क्षेत्रों कनाडा, साइबेरिया, अंटार्कटिका में चलने वाले बर्फीले तूफान है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी एक गर्म महासागरीय जलधारा है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होने वाली एक प्रमुख गर्म जलधारा है। कैलिफोर्निया जलधारा प्रशांत महासागर, कनारी जलधारा अटलांटिक और ओयासियो या क्यूराइल जलधारा उत्तरी प्रशांत ठंडी जलधाराएं हैं। गल्फ स्ट्रीम को यूरोप का गर्म कंबल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि प्रधान याम्योत्तर रेखा 0 डिग्री देशांतर निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो ऐसा कौन सा देश है जहां से देशांतर प्रधान याम्योत्तर रेखा या प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री देशांतर रेखा नहीं गुजरती है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, मोरक्को। ग्रीनविच रेखा या प्रधान याम्योत्तर रेखा यूरोप में यूके, फ्रांस और स्पेन से होकर गुजरती है। अफ्रीका में ये अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो और घाना से होकर गुजरती है। ये मोरक्को से होकर नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, बूलर झील। बूलर झील जम्मू और कश्मीर, बांदीपोरा जिला में स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यह झेलम नदी द्वारा पोषित होती है। चिल्का झील ओडिशा भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है। लोकटक झील मणिपुर पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इसमें दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केयबुल लामजाओ है। अगला प्रश्न है आपका कि विश्व के प्रमुख मरुस्थलों और उनके स्थानों को सुमेलित कीजिए। एक तरफ मरुस्थल दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके स्थान दिए गए हैं और यहां पर जो आपका सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा। मोजाबे जो है ये अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में स्थित है विशेष तौर पर। अगला है आपका पेटागोनिया जो कि अर्जेंटीना, दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। अगला है रूब अली खली, तो ये आपका सऊदी अरब, मध्य पूर्व में। और है टकला मकान, ये चीन, एशिया में स्थित है। मोजाबे संयुक्त राज्य अमेरिका में कैलिफोर्निया में स्थित है। पेटागोनिया अर्जेंटीना और चिली में स्थित एक शीत मरुस्थल है। रूब अल खली सऊदी अरब में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा लगातार रेतीला मरुस्थल है। टकला मकान ये चीन के शिनजियांग प्रांत में स्थित एक ठंडा मरुस्थल है। अगला प्रश्न है आपका कि विश्व की प्रमुख नदियों और उनके महाद्वीपों को सुमेलित कीजिए। एक तरफ नदी दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके महाद्वीप दिए गए हैं जिनका आपको मिलान करना है और सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए। ठीक है, नील नदी जो है ये आपका अफ्रीका में है। अमेजन ये आपका दक्षिण अमेरिका में है और यांगत्जी जो है आपकी ये आपकी एशिया में है और मिसिसिपी ये आपकी उत्तरी अमेरिका में बहती है। नील नदी अफ्रीका महाद्वीप में बहने वाली दुनिया की सबसे लंबी नदी है। विक्टोरिया झील से निकलकर भूमध्य सागर में गिरती है। अमेजन दक्षिण अमेरिका में स्थित जल आयतन के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। यांगत्जी एशिया चीन की सबसे लंबी नदी है और मिसिसिपी उत्तरी अमेरिका यूएसए की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है। यूपी आरओ प्री 2014 का यह प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर और न्यूनतम साक्षरता दर वाले राज्य कौन से हैं क्रमशः? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, केरल और बिहार। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर 74.04% थी। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल 94% और उसके बाद मिजोरम 91.3% का स्थान है। न्यूनतम साक्षरता वाले राज्य बिहार 61.8% है और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान का स्थान आता है। अगला प्रश्न है आपका कि कैस्पियन सागर से सीमा साझा करने वाले देशों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, उज्बेकिस्तान। कैस्पियन सागर दुनिया का सबसे बड़ी अंतर्देशीय जल निकाय झील है।
यूपीपीएससी प्री 2018 का प्रश्न था ये। इसकी सीमा 5 देशों से लगती है। एक तो कजाकिस्तान, दूसरा रूस, तीसरा अजरबैजान, चौथा तुर्कमेनिस्तान, पांचवा ईरान। तो इसे तारीख ट्रिक से याद रखते हैं। टी से आपका तुर्कमेनिस्तान, ए से आपका अजरबैजान, आर से आपका रूस और आई से आपका ईरान और के से कजाकिस्तान। उज्बेकिस्तान कैस्पियन सागर से सीमा साझा नहीं करता है। यह एक लैंड लॉक्ड देश है। अरल सागर उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में स्थित है। तो ये आपका ज्योग्राफी का सेशन कंप्लीट होता है। अगला जो सेक्शन है आपका वो है भारत की राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी का। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर लीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी प्रकार के बहुत सारे कंटेंट हम आपको लगातार प्रोवाइड करवाने वाले हैं जो आपको यूट्यूब पर और कहीं नहीं मिलने वाला है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए थे और यह प्रश्न आपका यूपीपीएससी और बीपीएससी में पूछा गया है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी जो कि नई दिल्ली में हुई थी। इस बैठक में फ्रांसीसी परंपरा का पालन करते हुए सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श किस देश की क्रांति से प्रेरित हैं? तो ये आपके फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित हैं। लाइबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। प्रस्तावना में शामिल स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श फ्रांस की क्रांति फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 से लिए गए हैं, जबकि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श रूसी क्रांति 1917 से प्रेरित है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। यह मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में नागरिकों को सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा जारी कर सकता है। अगला प्रश्न है आपका कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ग्राम पंचायतों के गठन को निर्देश राज्य को दिया गया है? तो ग्राम पंचायतों का जो गठन है वो अनुच्छेद 40 के तहत निर्देशित राज्य को नीति निर्देशक तत्व के रूप में दिया गया है। यह एक गांधीवादी सिद्धांत है जो स्थानीय सुशासन को बढ़ावा देता है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया था? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, स्वर्ण सिंह समिति। मौलिक कर्तव्यों को 1946 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। इन्हें संविधान के भाग 4A अनुच्छेद 51A में रूस के संविधान से प्रेरित होकर शामिल किया गया था। प्रारंभ में 10 कर्तव्य थे। 86वें संशोधन 2002 द्वारा 11वां कर्तव्य शिक्षा का अवसर जोड़ा गया। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो यह दी गई है अनुच्छेद 61 में। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया से संबंधित है। महाभियोग केवल संविधान के अतिक्रमण के आधार पर संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में लाया जा सकता है। इसे पारित करने के लिए सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है आपका कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन करता है? तो सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष। अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही पेश किया जा सकता है। राज्यसभा इसे अधिकतम 14 दिन रोक सकती है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये ली गई है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा अमेरिका से मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और राष्ट्रपति पर महाभियोग भी लिए गए हैं। न्यायिक पुनरावलोकन के तहत न्यायालय विधायिका और कार्यपालिका के असंवैधानिक कार्यों को शून्य घोषित कर सकता है।
यूपी आरओ प्री 2016 में पूछा गया ये प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 213 के तहत प्राप्त है। अनुच्छेद 213 राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है जब विधानमंडल सत्र में ना हो। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 के तहत प्राप्त है। अध्यादेश की अधिकतम अवधि विधानमंडल के पुनः समावेत होने से 6 सप्ताह तक होती है। अगला प्रश्न है आपका कि संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय किस लिए रिट जारी कर सकता है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, मौलिक अधिकारों के साथ साथ अन्य विधिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के साथ साथ अन्य कानूनी विधिक अधिकारों के लिए भी रिट जारी कर सकता है। इसलिए रिट अधिकार क्षेत्र के मामले में उच्च न्यायालय का दायरा सर्वोच्च न्यायालय, जो केवल मौलिक अधिकारों के लिए रिट जारी कर सकता है, उससे व्यापक है। अगला प्रश्न है आपका कि 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषयों पर कानून बनाने की शक्ति दी गई है? तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में पंचायती राज संस्थाओं को शामिल किया गया और इनमें 29 विषयों पर कानून बनाने की शक्ति दी गई है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में भाग 9 और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें पंचायतों के कार्य क्षेत्र के लिए 29 विषय निर्धारित किए गए, जैसे कृषि है, ग्रामीण विकास है, पेयजल आदि है। 74वें संशोधन द्वारा नगर पालिकाओं 12वीं अनुसूची को 18 विषय दिए गए हैं। अगला प्रश्न है आपका कि केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए 1983 में आयोग का गठन किया गया था। तो कौन से आयोग का गठन किया गया था, यह आपसे पूछा गया है और सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, सरकारिया आयोग। 1983 में केंद्र सरकार ने न्यायमूर्ति RS सरकारिया की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया था। इसका मुख्य कार्य केंद्र राज्य संबंधों और शक्ति संतुलन की समीक्षा करना था। पुंछी आयोग का गठन भी इसी उद्देश्य से 2007 में किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, 61वां संशोधन 1989। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। इस संशोधन ने संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन किया, जो लोकसभा और विधानसभा चुनावों में वयस्क मताधिकार से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करते हैं? तो सही उत्तर है आपका भारत के राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 151 के अनुसार कैग संघ के खातों से संबंधित अपनी ऑडिट रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति इन रिपोर्टों को संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखवाते हैं। राज्य के खातों से संबंधित रिपोर्ट कैग द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल को सौंपी जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का महान्यायवादी संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नियुक्त किया जाता है, जिसे संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है लेकिन मतदान का नहीं? तो सही उत्तर है आपका अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित है। यह भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। BPSC प्री 2019 का यह प्रश्न है। अनुच्छेद 88 के तहत उसे संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार है, लेकिन वह वोट नहीं दे सकता है। अनुच्छेद 165 राज्य के महाधिवक्ता से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका कि किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है, क्योंकि इसके द्वारा संविधान में व्यापक परिवर्तन किए गए थे? तो यहां पर सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, 42वां संशोधन। यूपी आरओ 2014 का प्रश्न है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है या मिनी संविधान कहा जाता है। आपातकाल के दौरान लाए गए इस संशोधन से प्रस्तावना में 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता जोड़े गए, मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए और राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया। अगला प्रश्न है आपका कि कथन ए, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू होने पर राज्य विधानसभा भंग की जा सकती है। कारण आर है कि राष्ट्रपति शासन तब लागू होता है जब राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। यूपी PSC प्री 2021 का प्रश्न है। कथन ए सही है क्योंकि राष्ट्रपति शासन
प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 लागू होने पर राष्ट्रपति राज्य विधानसभा को निलंबित या भंग कर सकता है। कारण आर भी सही है और ए की स्पष्ट व्याख्या करता है, क्योंकि अनुच्छेद 356 का प्रयोग तभी होता है जब राज्यपाल रिपोर्ट दे या राष्ट्रपति आश्वस्त हो कि राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाई जा सकती है, यानी कि संवैधानिक तंत्र की विफलता। अगला प्रश्न है आपका कि संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार शिक्षा किस सूची का विषय है? तो ये आपका समवर्ती सूची का विषय है। एमपीपीएससी प्री 2015 का प्रश्न है। मूल संविधान में शिक्षा राज्य सूची का विषय थी। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शिक्षा, वन को वन्य जीवों का संरक्षण आदि को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों का कानून बना सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343 से लेकर 351 में किससे संबंधित प्रावधान किए गए हैं? तो ये प्रावधान राजभाषा से संबंधित है। संविधान का भाग 17 राजभाषा से संबंधित है। अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी या देवनागरी लिपि होगी। भाग 15 आर्टिकल 324 से 329 चुनाव से संबंधित है। भाग 18 352 से 360 आपातकाल से संबंधित है और भाग 20 आर्टिकल 368 संविधान संशोधन से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका कि योजना आयोग को समाप्त करके 1 जनवरी 2015 को स्थापित नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का प्रधानमंत्री होता है और यह भी 2017 में पूछा गया था। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक और गैर सांविधिक निकाय है। इसे कैबिनेट के एक प्रस्ताव द्वारा बनाया गया है। भारत का प्रधानमंत्री नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है और यह सरकार के लिए थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है। तो यह आपका पॉलिटी का सेक्शन कंप्लीट होता है। अगला जो सेक्शन है वो है अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी का। राष्ट्रीय आय को मापने के लिए सबसे उपयुक्त अवधारणा कौन सी मानी जाती है? तो यह मानी जाती है साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। राष्ट्रीय आय मुख्य रूप से साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को कहा जाता है। इसे प्राप्त करने के लिए जीएनपी में से मूल्य ह्रास घटाया जाता है और अप्रत्यक्ष कर घटाकर सब्सिडी जोड़ दी जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस आर्थिक मॉडल पर आधारित थी? तो जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य फोकस कृषि विकास पर था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, जिसमें भारी उद्योगों पर जोर दिया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में गरीबी रेखा के आकलन के लिए गठित तेंदुलकर समिति ने किस आधार पर गरीबी का मापन किया था? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय के आधार पर। यह आपका यूपीआरओएआरओ 2021 का प्रश्न है। सुरेश तेंदुलकर समिति ने गरीबी मापने के लिए पुरानी कैलोरी आधारित प्रणाली को छोड़कर मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय को उपयोग किया। इन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे आदि पर होने वाले खर्च को भी शामिल किया। इसके बाद सी रंगराजन समिति ने गरीबी का आकलन किया था। अगला प्रश्न है आपका कि कृषि और ग्रामीण विकास के लिए ऋण प्रदान करने वाली सर्वोच्च संस्था नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी शिवरमन समिति। नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की स्थापना 12 जुलाई 1982 को बी शिवरमन समिति की सिफारिश पर की गई थी। ये छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित हुआ था और इसका मुख्यालय मुंबई में है। अगला प्रश्न है आपका कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी में 8 प्रमुख उद्योगों का भारांक लगभग 40% है। इनमें से सबसे अधिक भारांक किसका है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पादों का। 8 कोर उद्योग हैं। रिफाइनरी उत्पाद, बिजली, स्टील, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, सीमेंट और उर्वरक। इनमें सबसे अधिक वेटेज पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पादों का लगभग 28.04% है और सबसे कम उर्वरक का है यानी कि फर्टिलाइजर्स का है। आईआईपी डेटा एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि नगद आरक्षित अनुपात सीआरआर से क्या तात्पर्य है? तो सही उत्तर है आपका वह कुल जमा का प्रतिशत जो वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई के पास नगद रूप में रखना अनिवार्य होता है।
CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशियो वह न्यूनतम नगद राशि है, निश्चित प्रतिशत है, जो प्रत्येक वाणिज्यिक बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक के पास बनाए रखना अनिवार्य है। इस पर बैंकों को RBI से कोई ब्याज नहीं मिलता है। विकल्प ए सांविधिक तरलता अनुपात SLR स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो की परिभाषा, जिसे बैंक स्वयं के पास तरल संपत्तियों के रूप में रखता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? तो यह काम करता है मौद्रिक नीति समिति MPC। 2016 के बाद से भारत में ब्याज दरों जैसे रेपो रेट का निर्धारण मौद्रिक नीति समिति द्वारा किया जाता है। MPC में कुल 6 सदस्य होते हैं, 3 RBI से और 3 भारत सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं। RBI गवर्नर MPC का पदेन अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न है आपका कि FRBM अधिनियम 2003 मुख्य उद्देश्य क्या था? फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, वित्तीय अनुशासन लाना और राजकोषीय घाटे को कम करना। FRBM एक्ट 2003 को भारत सरकार के राजकोषीय संबंध प्रबंधन में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया था। इसका मुख्य लक्ष्य राजकोषीय घाटे और राजस्व घाटे को एक निर्धारित सीमा तक कम करना और प्रबंधनीय स्तर पर लाना है। अगला प्रश्न है आपका कि वस्तु एवं सेवा कर परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। GST काउंसिल एक संवैधानिक निकाय है, अनुच्छेद 279A के तहत यह स्थापित हुआ है। केंद्रीय वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं और सभी राज्यों के वित्त एवं कराधान मंत्री इसके सदस्य होते हैं। काउंसिल का कार्य GST की दरों, छूट और अन्य मामलों पर निर्णय लेना है। अगला प्रश्न है आपका कि स्टैगफ्लेशन अर्थव्यवस्था की वह स्थिति है जिसमें उच्च मुद्रास्फीति के साथ उच्च बेरोजगारी और आर्थिक ठहराव होता है। तो स्टैगफ्लेशन यानी कि मंदी, स्टैगफ्लेशन का अर्थ होता है मंदी। तो उच्च मुद्रास्फीति के साथ उच्च बेरोजगारी और आर्थिक ठहराव होता है किसमें? स्टैगफ्लेशन में। स्टैगफ्लेशन स्टैग्नेशन प्लस इन्फ्लेशन से बना है और एक विरोधाभासी आर्थिक स्थिति है। इसमें अर्थव्यवस्था में सुस्ती या मंदी होती है, बेरोजगारी बहुत अधिक होती है, लेकिन साथ ही साथ मुद्रास्फीति, महंगाई भी उच्च स्तर पर होती है। यह नीति निर्माताओं के लिए एक बड़ी चुनौती होती है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित में से कौन सा घटक शामिल नहीं होता है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए बांड। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन RBI करता है। इसमें 4 मुख्य घटक होते हैं: विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, स्वर्ण, IMF के पास स्पेशल ड्राइंग राइट्स यानी कि SDR और IMF के पास रिजर्व ट्रैंच पोजीशन यानी कि RTP। RBI द्वारा जारी बांड इसमें शामिल नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि सामान्यतः विश्व बैंक शब्द का प्रयोग किन 2 संस्थाओं के समूह के लिए किया जाता है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, IBRD और IDA। विश्व बैंक समूह में 5 संस्थाएं हैं, लेकिन विश्व बैंक मुख्य रूप से IBRD और IDA को मिलाकर कहा जाता है। IBRD यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IDA यानी कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। IDA को सॉफ्ट लोन विंडो, रियायती ऋण देने वाली खिड़की भी कहा जाता है, क्योंकि यह बहुत गरीब देशों को शून्य ब्याज पर ऋण देता है। अगला प्रश्न है आपका कि मानव विकास सूचकांक SDI का निर्माण किसने किया था और यह किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका जो निर्माण है वो किया था महबूब उल हक ने और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा यह जारी किया जाता है। SDI की अवधारणा 1990 में पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन के सहयोग से विकसित की गई थी। यह हर साल UNDP यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा अपनी मानव विकास रिपोर्ट में जारी किया जाता है। इसके 3 मुख्य आयाम हैं: स्वास्थ्य, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, स्कूली शिक्षा के वर्ष और जीवन स्तर GNI प्रति व्यक्ति। अगला प्रश्न है आपका कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY के तहत प्रति परिवार प्रति वर्ष कितना स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, 5 लाख रुपए। PMJAY दुनिया का सबसे बड़ी सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है। यह माध्यमिक और तृतीयक अस्पताल में देखभाल के लिए 5 लाख रुपए प्रति परिवार प्रति वर्ष का स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है। यह कैशलेस और पेपरलेस होती है।
अगला प्रश्न है आपका कि भारतमाला परियोजना का संबंध मुख्य रूप से किस क्षेत्र के विकास से है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास से। भारतमाला परियोजना सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालयों का एक प्रमुख कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य आर्थिक गलियारों, सीमा और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी सड़कों, तटीय और बंदरगाह कनेक्टिविटी सड़कों और एक्सप्रेसवे का विकास करके माल और यात्री आवाजाही को अनुकूलित करना है। बंदरगाहों के विकास की योजना सागरमाला है। अगला प्रश्न है आपका कि जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 2011 के दशक में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर लगभग कितनी रही है? तो ये रही है 17.7%। 2001 से 2011 के बीच भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 17.7% लगभग दर्ज की गई थी। इस दौरान भारत की जनसंख्या बढ़कर लगभग 1.21 बिलियन 121 करोड़ हो गई थी। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर मेघालय 27.9% में थी, जबकि नागालैंड में नकारात्मक वृद्धि दर 0.6% दर्ज की गई थी, -0.6%। अगला प्रश्न है आपका कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स कितने ब्लू चिप कंपनियों के शेयरों के प्रदर्शन पर आधारित है? तो यह है आपका 30। सेंसेक्स सेंसिटिविटी इंडेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख सूचकांक है। यह 30 सबसे बड़ी और सबसे सक्रिय रूप से कारोबार करने वाली ब्लू चिप कंपनियों के प्रदर्शन को मापता है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख सूचकांक निफ्टी है, जो 50 कंपनियों पर आधारित है। अगला प्रश्न है आपका कि जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो इसका सामान्य प्रभाव क्या होता है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, निर्यात सस्ते होते हैं और आयात महंगे हो जाते हैं। मुद्रा के अवमूल्यन का अर्थ है सरकार द्वारा जानबूझकर अन्य मुद्राओं की तुलना में अपनी मुद्रा के मूल्य को कम करना है। इससे उस देश का निर्यात विदेशियों के लिए सस्ता हो जाता है, जिससे निर्यात को बढ़ावा मिलता है। साथ ही विदेशों से आने वाला आयात घरेलू निवासियों के लिए महंगा हो जाता है, जिससे आयात घटता है और व्यापार घाटा कम करने में मदद मिलती है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द के स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रयोग किया गया है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 112। भारतीय संविधान में बजट शब्द का कहीं उल्लेख नहीं है। अनुच्छेद 112 के तहत केंद्र सरकार के अनुमानित प्राप्तियों और व्यय के विवरण को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। अनुच्छेद 202 के तहत राज्य सरकारों के लिए भी यही प्रावधान है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद ओडीओपी योजना का उद्देश्य स्वदेशी और विशेष उत्पादों को बढ़ावा देना है। कारण दिया गया है, यह योजना एमएसएमई सेक्टर को मजबूत करती है और स्थानीय स्तर पर रोजगार पैदा करती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक सही है और वो है आपका ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। आरओ 2021 में पूछा गया था। ओडीओपी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना जनवरी 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई थी, ताकि प्रत्येक जिले के पारंपरिक शिल्प जैसे भदोई का कालीन, कन्नौज का इत्र को पहचान और बाजार मिल सके। कारण आर भी सही है और ए की व्याख्या करता है, क्योंकि इस योजना के माध्यम से छोटे उद्योगों एमएसएमई को ऋण, तकनीकी और बाजार उपलब्ध कराया जाता है, जिससे स्थानीय रोजगार का सृजन होता है। तो ये आपका आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आज के ये 80 प्रश्न आपको कैसे लगे और इन 80 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपके सही हुए। रही बात आज के इस सेशन की पीडीएफ की, तो यूपीपीसीएस, आरओ और लोअर बैच में ये पीडीएफ उपलब्ध करवा दी जाएगी। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, जहां पर मैसेज करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और बेहतरीन कंटेंट आपको मिलेगा। यूट्यूब पर इस प्रकार का कंटेंट आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा बच्चे कमेंट करके बताते हैं और मैसेज भी करते हैं। तो अगर आप भी उस कंटेंट के साथ जुड़ना चाहते हैं जो यूट्यूब पर और कहीं उपलब्ध नहीं है और एक ऑर्गेनाइज्ड वे में कंटेंट प्राप्त करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, वहां पर आप अपने एग्जाम का नाम लिखिए या जीएस मॉक लिखिए और हम आपको पूरा कंटेंट विधिवत तरीके से उपलब्ध कराएंगे और आपके एग्जाम तक आपके साथ बने रहने की हमारी गारंटी होती है। और सभी की तरह नहीं कि आपको एक एक पीडीएफ हर सब्जेक्ट की पकड़ा दी और आपसे पल्ला झाड़ लिया, ऐसा नहीं। हम आपको निरंतर पीडीएफ्स उपलब्ध कराते हैं ताकि आपका रिवीजन लगातार बना रहे और चीजें आपके लिए आसान होती रहें। तो उस उद्देश्य के साथ अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आप गंभीर हैं, तैयारी को लेकर एक अच्छे कंटेंट की तलाश में हैं,
तो हमारा चैनल आपके लिए बेहतरीन है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है वहां पर मैसेज करिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर किसी अन्य सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।